नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। जम्मू कश्मीर में हो रही विधानसभा चुनाव के पहले फेज में लोगों ने जमकर भागीदारी की है। धारा 370 हटने और जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग कर स्टेट से यूटी बनाने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। एक वक्त था जब कश्मीर में लोग चुनाव से किनारा करते थे, लेकिन अब घाटी में लोग मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में बम्पर मतदान हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के जम्मू कश्मीर पर दिए बयान पर विवाद हो गया है। आसिफ ने कहा था कि वे भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की तरह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली चाहते हैं। ख्वाजा के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडा एक ही है। पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी का हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े दिखे। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी जवाब दिया है। उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। वे पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि इस मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने चुप्पी साधी है। उन्होंने इस पर ज्यादा कुछ ना बोला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान के नेताओं के बयान या पाकिस्तान के मंत्रियों के बयान जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कितना असर डालते हैं, कितना प्रभाव डालते हैं। तो पहले जरा आप मेरे इस तरफ जो ग्राफिक्स देख रहे हैं, उन ग्राफिक्स में पूरी जानकारी है कि आने वाले समय में चुनाव कब कब होने हैं, कितनी सीटों पर होने हैं। 2 चरण बचे हैं और इसमें दूसरा चरण 25 सितंबर को होना है और उसमें कहां कहां मतदान होना है वो भी आपके सामने है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दिनेश सिंह जी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। मैं सीधे उन्हीं का रुख करना चाहूंगा और आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो पहले चरण के मतदान हुए हैं, बम्पर वोटिंग हुई है और आने वाले 2 चरणों में क्या इसी तरह के जो दृश्य हैं वो निकलकर सामने आएंगे, बम्पर वोटिंग लोग करेंगे और तीसरे चरण में किस तरह की तस्वीर बनेगी वो भी दिलचस्प है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के इन चुनावों के बीच एंट्री करना, इसके क्या मायने हैं, इसका असर विधानसभा चुनावों पर कितना पड़ेगा, क्योंकि अब बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने इसको अपना मुद्दा, अपना हथियार बना दिया है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के इशारे पर चल रही है, पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं और उसी आधार पर अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें और आगे बढ़ रही हैं। तो देखिए जरा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सेकंड फेज में कहां कहां मतदान होने हैं। रियासी, गांदरबल और कुल 26 सीटें हैं। 25 सितंबर को ये दूसरे चरण के चुनाव होने हैं। चलिए, दिनेश सिंह जी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। मैं सीधे दिनेश जी का रुख करना चाहूंगा। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। दिनेश जी, सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा, जिस तरह से पाकिस्तान ने जो एंट्री की है इन चुनावों के बीच, कल ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दिया कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए या फिर उनके गठबंधन को लेकर या 370 को लेकर जो उन्होंने बड़ी बात की है। क्या लगता है इन चुनावों के बीच पाकिस्तान का ये बयान, इसके मायने क्या हैं, क्या संकेत हैं? आखिर पाकिस्तान जो है वो क्यों इस विधानसभा चुनावों के बीच बयानबाजी कर रहा है? का मेन मुख्य जो कारण जो रहा है वो पाकिस्तान ही रहा है कि बॉर्डर थ्रू इन्फिल्ट्रेशन की काम हो गए या किसी न किस तरह की कोई इस तरह की गतिविधियां जो हो गई। और दूसरा क्या था, जैसे कि बीच में जैसे अगर हम लोग ये करें कि उस बयानात ऐसे थे कांग्रेस की तरफ से, जैसे कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने और अपने तरीके से सपोर्ट ही मांगा था, सपोर्ट कि परोक्ष अप्रोक्ष जो भी जैसे था, लेकिन इस बीच में बोला था कि भाई आप लोग अगर चाहते हैं कि भाजपा यहाँ से हटे तो आप कांग्रेस को लाने में मदद करें। तो ये किस तरह से देखना है, किसको देखना है, वो देखिए नजरिया हर किसी का अलग अलग हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से इमेच्योर एक तरह से थोड़ा इस तरह के स्टेटमेंट हैं। और दूसरा वहाँ के जो अन्य जो वहाँ के जो मैच्योर्ड खुद के जो पॉलिटिशियन वहाँ के जो हैं, उन्होंने अब जैसे अमेरिका में थोड़े दिन पहले राहुल गांधी गए थे तो उस स्टेटमेंट को लेकर के खूब उनकी आलोचना की और दबा के बोला है कि भाई अपने तरीके से जैसे कि अपने देश का जहाँ पर ये ढोल उड़ा रहे हैं बाहर जाकर के, तो ऐसे नेता जो है वो भारत में क्यों है जहाँ पर मोदी जी जो है देश को ऊपर उठा रहे हैं और ये नीचे गिराने का कार्य कर रहे हैं। और दूसरा देखिए, जैसे कि अभी जैसे प्रॉक्सी वॉर की जैसे मैंने बातें की, तो वहाँ की जो आवाम है, जनता है, वो जमहूरियत को बहाल करना चाहती है। और जैसे पहले लाल चौक पर खड़ा होना मुश्किल था और अब वहां पर अपने तरीके से पूरी तरीके से लोग बेक ऑफ होकर के वोटिंग करने के लिए। और पिछले जो फर्स्ट फेज की जो चुनाव जो थे वोटिंग थी उसमें मान के 58-60% करीब जो वोटिंग रही। और अभी जो जनता में दोबारा फिर उस तरीके से उत्साह पूरे तरीके से है निकल रही है। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ही कहीं ना कहीं जैसे वोटिंग होगी। घाटी की कुछ सीट्स को अगर छोड़ दे तो बात अलग है, क्योंकि जैसे वहां पर कुछ न कुछ अलगाववादी ताकतें हैं
तो उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व होता है या और कुछ होता है, या जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ जगहों पे कुछ कॉल आती है, जैसे पहले होता था, जिससे पहले बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था, लेकिन अभी उसमें घटनाओं में काफी फर्क आ गया। और वहाँ की जो आवाम, वहाँ जनता जो है, और जिनके बच्चे हैं या जिनके घर पे जवान लोग हैं उस तरीके से, तो वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह की अलगाववादी एक्टिविटीज है उनसे, मतलब है कि जो नौजवान है वो किसी भी तरीके से उसमें सम्मिलित हो, और वो चाहते हैं कि हाथ में पत्थर का टुकड़ा गिनाए और सीधा किसी न किसी रोजगार पे या किसी न किसी चीज पे लगे, जिससे कि देश जो है, मतलब देश और प्रदेश दोनों की खुशहाली का रास्ता बने, और आवाम जो है दोबारा खुशहाली और अमन चैन का रास्ता चाहती है। तो अपने तरीके से पाकिस्तान की जो भी चीजें हैं वो नेस्तनाबूद ही होंगे अपने तरीके से, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई भी एक्टिविटी इनकी कामयाब हो पाएगी। और एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन उन लोगों ने पोलराइजेशन करने की जो कोशिश की, तो उसका भी एक तरह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। अभी देखिए, मतलब मैं ये इस बताता हूं बयान कि से एक छोटा कांग्रेस बैकफुट पर जा सकती है। हाँ, बिल्कुल जा सकती है। मैं थोड़ा सा और बताना चाह रहा था आपको जी, कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का शीतलजी जो मैनिफेस्टो था, उसमें जैसे कि शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य मंदिर है, उसका नाम बदल के तख्ते सुलेमान, और जैसे कि दूसरा जो है, मतलब जो कोहिमारा कर दिया था, हरि पर्वत का नाम, तो वो एक तरह से पोलराइजेशन करने का रास्ता बना रहे थे। लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं आज अगर एक स्टेटमेंट अगर कांग्रेस ये बोल रहे कि हाँ हम पूरी तरीके से इनके साथ में हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके साथ में, इससे जो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो में जाहिर की अपनी इच्छा उसके साथ में, तो वहीं मान के चलने की चुनाव पूरा बदल जाएगा उठा करके। और जो लोग मतलब मान के चलें कि बड़ी पार्टी होने के नाते जम्मू रीजन में इनको अगर कोई वोट करेंगे, तो इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको मतलब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, आप समझ लें। क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीजों से पूरी तरीके से मतलब लोग मतलब बोलते हैं, जैसे कि पत्रकार जब जाते हैं तो वो लोग स्वयं बोलते हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि दोबारा पत्थरबाजी का दौर जो है दोबारा शुरू हो। क्योंकि जैसे पिछले कुछ सालों में आपने देखा बदलाव, सबसे बड़ा अहम बदलाव ये है कि पत्थरबाजी घटनाएं बिल्कुल जो है समाप्त हो चुकी हैं, और अमन चैन और खुशहाली होने के बाद में बहुत ज्यादा और फर्क पड़ा है। तो चीजें हमेशा से कि हम लोग भी चाहते हैं, आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें कि हम लोग सभी लोग इकट्ठे एक हो गए, और जो वहाँ के आवाम हो गए वो सब लोग यही चाहते हैं कि किसी मुख्य धारा में चीजें लौटें। और उसी को लेकर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में भी यही चीजें हैं कि वो सिर्फ इश्यूज की बातचीत कर रहे हैं, इस तरह की जो आतंकवाद और अन्य जो चीजें थी उनकी आलोचना करने का काम भी कर रहे हैं। तो वो एक तरह से बहुत पॉजिटिव है और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, और लोग बहुत तरीके से मतलब बहुत बड़ी संख्या में और दोबारा फिर निकल के मुझे लगता है सेकंड और थर्ड फेज में इस तरीके से वोटिंग का पैटर्न रहेगा। शीतल जी, ठीक है। दिनेश जी, जो पहले चरण के चुनाव हुए, मतदान हुए, बम्पर मतदान हुए, चाहे वो जम्मू के कुछ जिले हों या फिर कश्मीर के कुछ जिले हों, हाँ एक दो जिले हैं जहां पर कम मतदान हुए, लेकिन पिछली बार के मुकाबले मतदान प्रतिशत बढ़ा है। क्या लगता है लोकतंत्र में कितनी मजबूती है? और अगर हम पॉलिटिकल एंगल से देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, तो कहाँ की तरफ ये रुझान जा रहा है? देखिए, अभी वोटर्स बड़े साइलेंट है और बहुत मतलब आज के जैसे वोटर्स हैं बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, तो किसी के सामने जाहिर नहीं करते कि वोट किसको करें। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि अपने तरीके से जो भी वोटिंग उन्होंने की, मैं दोबारा भी अपील यही करूंगा कि सेकंड पोस्ट की जो मतलब 25 तारीख को वोटिंग है, तो सेकंड फेज और थर्ड फेज दोनों में आप निकल के बाहर आप लोग निकल के हैं और जमहूरियत को बहाल करने में अपना योगदान पूरा दें। और उस तरीके जैसे कि एक जगह छोड़ करके ज्यादा तरीके से बम्पर वोटिंग का कारण यही है कि उसमें लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके की चीजें, कोई गुंजाइश जो है वो अमन चैन के रास्ते में ना बचे, और किसी भी तरह की कोई मतलब कि जो दोबारा प्रदेश है बदहाली की तरफ ना जाए, और तरक्की के रास्ते नए खुले और प्रोजेक्ट है नए आए कुछ है, उस तरीके से वो चीजें हैं जैसे बिजली और मतलब दो बड़े मुद्दे जो है। ठीक है दिनेश जी, मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना पड़ेगा, तुरंत लौटूंगा आपके पास, फिर आगे की चर्चा भी शुरू करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त दिनेश सिंह जी जुड़े हुए हैं और मैं सीधे उन्हीं के पास जाऊंगा। राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीति को काफ़ी करीब से देख रहे हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं और जो चुनाव के बीच हलचल हो रही है, उस हलचल को भी भांपने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हैं। मैं फिर से उन्हीं के पास जाना चाहूँगा। दिनेश जी, जम्मू कश्मीर के चुनाव को खासतौर पर सभी की नज़रें हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव इस बार काफ़ी अहम है, देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी इसकी नज़रें हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश भी जम्मू कश्मीर के चुनाव पर देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या माहौल है, क्योंकि धारा 370 को हटाया गया, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, स्टेट को यूटी में बदल देना या बाकी जो तमाम बड़ी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं।
क्या लगता है, क्या लोग अब बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी में हैं, बदलाव चाहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद एक्सेप्ट नहीं है, पत्थरबाजी एक्सेप्टेड नहीं है, या फिर जो अलगाववाद था या जो इस तरह की सोच विचारधारा रखने वाले लोग कश्मीर के अंदर पैदा होते थे, मौजूद होते थे, सक्रिय होते थे, क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर के लोग भी इन सब चीज़ों से छुटकारा हो, अमन शांति विकास की राह पर हम भी चलें? जी सर, जी बिल्कुल, आपने ठीक बोला। तो देखिए, लोग इन चीजों से आगे आ चुके थे, तंग आ चुके थे। तो जैसे मतलब मान के चलें कि जैसे G20 के मैंने देखा था, G20 एक मैसेज देने का चाहता था कि पूरे तरीके से देखिए, जब इंटरनेशनल रिपोर्टेड डेलीगेशन करके यहाँ पर मतलब है कि हम देश में घूम के जा सकते हैं, तो ये कहते हैं कि अब उसका एक मैसेज था कि टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा देने का था, लेकिन टूरिज्म एक तरह से बैकबोन है थी, उसको बढ़ाने से एक तरह से लोगों की जेब में पैसा पहुंचेगा, आज के बिना सब अर्थ नहीं होती है। तो लोगों की जेब में पैसा जाएगा तो अपने आप ही मतलब जो है वो खुदाई के रास्ते में चल जाएगा। और आपकी आवाज कट रही है, बड़े जी 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 बोलिए 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 ठीक है, बोलिए बोलिए जी। हाँ, तो इस मैं कह रहा था जैसे कि मतलब केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़े तौर पर फंडिंग जो है यहाँ पे दी है। जैसे मान के चलें कि जैसे कि मतलब बहुत बड़ी जैसे पनबिजली के प्रोजेक्ट हो गए तो वो चल रहे हैं। मतलब एक तरह से ये मान के चलते हैं कि 2025-26 तक प्रदेश जो है वो पूरे तरीके से और इंडिपेंडेंट होगा जहां तक पावर की बातचीत है। और उसी को लेकर जब इतने बड़े प्रोजेक्ट आएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको भी खत्म करने में काफी मदद मिलेगी। दूसरा देखिए, जैसे कि बार बार जैसे प्रधानमंत्री अपने जैसे मन की बात हो गया या अन्य कार्यक्रम हो गया या स्किल डेवलपमेंट हो गया, उसके सारे लेकर के चाहे मतलब कारपेट उद्योग हो चाहे अन्य उद्योग हो, उनको लेकर के कि स्वावलंबन को लेकर के सर रेंज को लेकर के और अन्य चीजों को लेकर के यही चाहते हैं कि यहाँ की जो आवाम है उसके बीच में सर मैसेज क्लियर जाए कि दिल्ली जो है वही चाहता है कि आपका रास्ता खुशहाली का जो है और वो खुले। और दोबारा जो एक तरह से जैसे कि मतलब बोला गया था पहले कि ठीक है स्वर्ग धरती पर अगर है तो कहीं पे कश्मीर में ही है, तो दोबारा जो है कश्मीर जो है स्वर्ग बने और धरती पे के स्वर्ग की तरह ही उसमें जो यहाँ के बासिंदे रहे, तो उसी तरीके से चीजें दोबारा है। और लोग भी यहाँ के ही चाहते हैं किस तरीके से कि पहले की जो सपोर्टिंग जैसे थोड़ी बहुत होती थी डर की वजह से किसी वजह से, तो लोगों के दिमाग से वो खौफ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से निकल चुका है। और 370 हटाने के बाद में पहला चुनाव तो एक तरह से लिटमस टेस्ट था, उसका देखिए पहले फेज में क्लियर हो चुका है कि 58-60% के आसपास जो 60% के आसपास चुनाव हुआ, तो उसमें वोटिंग प्रतिशत ने क्लियर कर दिया अपने आप कि लोगों के दिमाग से धीरे धीरे डर जो है वो निकल गया। बिल्कुल लोग चाहते हैं कि अपने तरीके से किसी भी तरीके से जो है आवाम जो है वो चाहती है कि अमन चैन खुशहाली और पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस यहाँ पर जो है वो बीच के रास्ते में ही है। कांग्रेस अपनी सक्रियता ज़्यादा नहीं बढ़ा रही है। उसका रीज़न क्या है? हो सकता है गठबंधन हो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर बीजेपी हो। कल प्रधानमंत्री मोदी फिर से श्रीनगर में पहुंचे, उन्होंने रैली की कटरा में की, आपने सुना होगा। दोनों रैलियों में या उससे पहले जो डोडा में की थी, वहां पर भी शुरुआत उन्होंने अपने भाषण से 3 परिवारों से की थी, यानी 3 खानदान। 2014 में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा था कि ये जो 3 खानदान हैं ये जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं। इस बार भी यही मुद्दा है। क्या लगता है ये जो परिवारवाद का जो एक प्रधानमंत्री मोदी ने चलाया था कि परिवारवाद के खिलाफ होना चाहिए, परिवारवाद हमारे देश के अंदर या किसी राज्य के अंदर हावी नहीं होना चाहिए, या हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो क्या लगता है ये सिक्का जो है प्रधानमंत्री मोदी का चलने वाला है इस बार, जो परिवारवाद है, और ये होना चाहिए? बिल्कुल शीतल जी, बेहतरीन प्रश्न आपने किया। देखिए बिल्कुल चलेगा, इस तरीके से प्रश्न बिल्कुल ठीक था आपका, और उस तरीके से प्रधानमंत्री ने बिल्कुल जो सटीक वार किया। क्योंकि देखिए जैसे कि उमर अब्दुल्ला है वो एक तरह से कोई नहीं कह सकता कि वो एक तरह से अपराजित थे, मतलब वो एक तरह कहते हैं कि किसी तरीके से उनको हराने वाला कोई होता, ऐसा कुछ सोचना ही बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब वो 2.5 लाख वोटों के 2 लाख से कुछ ऊपर ज्यादा वोटों से अगर हारे, तो ये अपने आप में मानते हैं कि कहीं ना कहीं पकड़ इनकी ढीली होगी, क्योंकि इतना बड़ा मार्जिन, अगर थोड़ा बहुत मार्जिन 1000, 2000, 5000, 10,000 वोटों से हारते समझ में आता है, लेकिन 2 लाख से ऊपर वोटों से हारने का मतलब कि वो डायनेस्ट जो रूल है उससे जनता त्रस्त हो चुकी है, वो चाहते हैं कि खत्म हो उस तरीके से। तो वो चीजें एक तरफ खत्म होगी, एक तो चीज पहली हुई। दूसरी चीज देखिए थे कि कहां पर जैसे कि पहले किंग मेकर की बुकिंग मूवमेंट, हमने खुद पहले किंग मेकर के खुद किंग ही होते थे कांग्रेस वाले, तो कांग्रेस को घुटनों पे आकर के एक तरह से मतलब कुएं को प्यासे के पास आना पड़ा या प्यासे कुएं के पास जाना पड़ा, वो जनता समझे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास में गठबंधन करने के लिए, अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए आना पड़ा, क्योंकि इनके बड़े नेता गुलाम नबी आजाद हैं वो इनकी पार्टी को छोड़ के चले गए, उनके बिना बहुत बड़ा ऐसा कोई वर्चस्व इनका नहीं था। तो कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाश करते हुए अपना फुटप्रिंट सिर्फ अपना एक तरह से चुनाव, जो मुझे समझ में आता है, कांग्रेस सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रही है कि अपनी प्रेजेंस और अपना फुटप्रिंट जो है कायम रहे, नहीं तो प्रदेश कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं मतलब रीजनल जो है वो यहाँ से इनका एक तरह से और दारोमदार नहीं रहेगा उस तरह की चीजों का। तीसरी बात, जैसे पीडीपी की बात करते हैं तो पीडीपी का भी ये है, जैसे अभी इनकी बेटी लड़ रही है महबूबा की,
तो उनको ठीक है, शुभकामनाएं अपने तरीके से, लेकिन क्या होता कुछ वो सब चीजें अलग है। लेकिन पिछले चुनाव में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कमाल लोकसभा के चुनाव में ज्यादा लंबा चौड़ा कमाल नहीं करता है। और इनके बहुत सारे जो अपने जो अभी जैसे चुनाव में टूट करके भाजपा की तरफ भी गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ गए। तो अभी देखिए मतलब सारा दारोमदार की तरफ मैं थोड़ा सा आपके प्रश्न से अलग हटके बता रहा हूँ कि दारोमदार जो है इन दोनों पार्टी से अलग हटके, और जैसे इंजीनियर राशिद है उनका एक बहुत अहम रोल रहेगा। मैं उसी पे आना चाहता था, मैं भी वही सवाल मतलब पूछना चाहता था दिनेश जी कि इंजीनियर रशीद क्या किंग मेकर हो सकते हैं, क्या वो रोल बिल्कुल यहाँ हो पर सकते निभा सकते हैं। उन्होंने कहा है, खुद भाषण में कहा है कि मेरे अलावा जब तक मैं समर्थन ना दूं सरकार बनना तय नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। नहीं, बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि देखिए मान के चले कि 20% के आसपास में मान के चले उनके प्रेजेंस यहाँ पर मतलब पूरे दर्ज की और बेहतरीन तरीके से, और एक पूर्व मुख्यमंत्री उनको हराया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मैसेज आवाम के बीच में कैसा गया होगा। तो उसको लेकर के, क्योंकि इतना बड़ा अगर चेहरा अगर मतलब एक सामने नहीं था और फिर भी अगर हार गए, तो इसका मतलब क्लियर है कि जनता जो है बदलाव चाहती है, और बदलाव जो है भले के लिए चाहती है, अच्छे के लिए चाहती है। तो इंजीनियर राशिद हो गया। दूसरा, घाटी के अंदर बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट है जिनको भाजपा पूरी तरह से बैक कर रही है और पूरी तरीके से उनको सपोर्ट कर रही है, अपने कैंडिडेट्स को भी उन्होंने ये बोला है, और अपने जो मतलब है कि जो संगठन के लोग उनको ये बोला है कि जो जीता हो, जो कैंडिडेट हैं जिनकी तरफ लगे कि परसेंटेज ज्यादा है, उनको सपोर्ट करें। तो एक तरह से देखिए, मुझे जहां तक अभी जो आज लगता है कि भाजपा की सरकार बनेगी और साथ में इंजीनियर राशिद का और इंडिपेंडेंस की अहम भूमिका रहेगी, उसके बिना बहुत मुश्किल है। और इंजीनियर राशिद एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और उन्होंने अपने बयान में बोला भी है कि मुझे किसी से कोई गुरेज नहीं है, जो भी जैसे अप्रोच करेगा और जो भी जैसे कि मतलब आवाम की भलाई के लिए कुछ कार्य करेगा तो मैं उसके साथ में हूँ। तो अपने अपने मतलब स्वागत करना चाहिए, वो भी कोई भलाई चाहते हैं जनता की। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती भी लोकसभा में हारी हैं, उमर अब्दुल्ला भी हारे हैं, दोनों की एक्सेप्टेंस जो कश्मीर के अंदर थी वो खत्म हो चुकी है, इसका कोई असर जो है वो विधानसभा में नहीं दिखेगा या दिखेगा? विधानसभा के देखिए मुद्दे जो है वो थोड़े अलग होते हैं शीतल जी, तो उसमें कुछ कह सकते हैं। लेकिन 370 का जैसे मुद्दा इन्होंने बताया, तो उसमें जितना जैसे कि नफा होगा उतना नुकसान होगा, दोनों तरह की बातें हैं। तो जैसे इन्होंने 370 को दोबारा बहाल करने की बातचीत की और कुछ और अन्य बातें की और पोलराइज करने की बात की। तो कुछ देखिए, एक अगर पर्टिकुलर किसी अगर मतलब वर्ग के अगर वोट जोड़ेंगे तो उससे ज्यादा दूसरी उसके वर्ग के वोट कटेंगे। तो अपने तरीके से मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस कम होने की आपका जो बिल्कुल है, बिल्कुल वाजिब चीजें, लेकिन उसके साथ में चीजें जैसे मतलब कहीं ना कहीं इतना ज्यादा नुकसान करने वाला काम शायद होता उसमें ना हो। लेकिन फिर भी जैसे पिछली बार के चुनाव को अगर देखें तो कांग्रेस जो थी वो चौथे नंबर पर थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो तीसरे नंबर पे थे। तो दोनों मिलाकर के भी किसी तरीके से, और दूसरे से पीडीपी जो है, पीडीपी का भी इतना बहुत बड़ा वर्चस्व जो पहले से कम हुआ है, बड़ा नहीं है। और दूसरी जैसे कि इन्होंने कई जैसे बयान इनके जो है, तो उस टाइम पे बहुत सारा लंबा उसमें हो, क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से कम है। तो उसको लेकर के भी अगर देखें तो उस तरीके से दोनों जो है बैकफुट पे रहेंगे। और इन्होंने एक तरह से डिफेंसिव का काम कर रहे हैं, अटैक मोड पे। देखिए दोनों पार्टीज को आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी और जैसे आपने खुद स्वयं बोला कि कांग्रेस जो है ज्यादा अपना उस तरीके से नजर नहीं आ रही है और अपना प्रेजेंस इस तरीके से मतलब जाहिर नहीं कर पा रही है। और ऐसे पीडीपी, तो ये बैकफुट पे है, डिफेंसिव पे खेल रही है, अटैक मोड पे इनमें से कोई पार्टी नहीं खेल रही है। इसका मतलब इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हमारी सरकार नहीं बन रही। बोले कुछ भी बोले, लेकिन मुझे लगता है कि अपने तरीके से, और जो इनका जो वर्चस्व है पहले से और कहीं ना कहीं टूटेगा, और पहले की तरह बातचीत इनकी नहीं रही है। तो सरकार जो बनेगी तो उसमें इनकी बहुत लंबी चौड़ी भूमिका जो है नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी, ये तमाम जानकारी और ये तमाम बातें हमारे साथ करने के लिए, खासतौर पर कश्मीर की सियासत को लेकर, जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर जो इस वक्त जोरों शोरों से चल रही है, गर्मा गर्म राजनीति चल रही है। नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। 2 चरण बाकी हैं। 2 चरणों के बाद जब नतीजे सामने आएंगे तो कौन किंग मेकर होगा, कौन यहां पर सरकार बनाएगा, वो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।